नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने +2 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक है विभव मापी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, जो विभव मापी अपने पढ़ा था उस विभव मापी के महत्वपूर्ण तथ्य आज अपने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो आप लोग इसके अंदर ये देखो कि विभव मापी जो है इसके महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। तो सीधी सी बात तो ये है कि थ्योरी के अंदर तो आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि विभव मापी के महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए, पर आपकी जो बुक है उसमें कुछ एक एग्जाम्पल और कुछ न्यूमेरिकल दिए गए जिनके अंदर जो फॉर्मूले आएंगे वो विभव मापी के महत्वपूर्ण तथ्य से आएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग ये पढ़ करके आए हो, अपने विभव मापी के अंदर ही पढ़ा है कि अपना x जो है वो किसके बराबर होता है, EP/L के बराबर होता है और इसे अपने विभव प्रवणता के नाम से जानते हैं। यानी जो अपना EP है किसके बराबर है, XL के बराबर है और इसे अपने क्या लिख दिया था, VAB से लिख दिया था और VAB जो अपना था वो किसके बराबर था, RI के बराबर। यदि XL किसके बराबर था, RI के, तो X बराबर आ गया था IR/L के। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, X = IR/L। अब अपने I की अगर बात करें, I की परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो पहले तो अपने सिर्फ इतना लिख सकते थे कि I = EP/R। ठीक है, EP/R अगर अपने लिखते तो R से R कैंसिल हो जाता और X किसके बराबर आ जाता, फिर से EP/L के बराबर आ जाता। पर अब अपने ये मान करके चल रहे हैं कि जो अपना परिपथ है उसके अंदर जो धारा नियंत्रक लगा हुआ है उस धारा नियंत्रक का भी क्या है, एक प्रतिरोध है और वो कितना है, R' है। और जो सेल लगा हुआ है उस सेल का भी क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है और वो आंतरिक प्रतिरोध कितना है, r है। ठीक है, और विभव मापी जो है उस विभव मापी का प्रतिरोध, विभव मापी का प्रतिरोध वो अपने मान लेते हैं कितना है, R है। ठीक है, तो देखो पीछे तक अपने सिर्फ ये मान करके चल रहे थे कि जो विभव मापी है उसके तार का क्या है, अपने पास में प्रतिरोध है और वो कितना है, R है। ठीक है, और अब अपने ये मान करके चल रहे हैं कि धारा नियंत्रक जो लगा है उसका भी क्या है, एक प्रतिरोध है और वो किसके बराबर है, R' के बराबर है। इसके अलावा जो सेल लगा हुआ है उस सेल का भी क्या है, एक आंतरिक प्रतिरोध है जो किसके बराबर है, r के बराबर है। और आपने जो परिपथ पढ़ा है उसके अंदर आपने देखा था कि अपने कुछ इस तरीके से उन सभी को जोड़ा था, इस तरीके से अपने क्या कर रखा था, उन सभी को जोड़ रखा था। ये सभी श्रेणी क्रम के अंदर अपने जुड़े हुए, जैसे इसका जो आंतरिक प्रतिरोध आएगा r, इसका जो R है और इसका जो R है, ये सभी कौन से क्रम में जोड़े गए, श्रेणी क्रम में जोड़े गए। तो कुल प्रतिरोध आपके पास में कितना हो जाता है, R' + R + r। ठीक है, कितना हो जाता है, R' + R + r। ये हमारे पास में क्या है, कुल प्रतिरोध है। अब देखिए अगर इस परिपथ के अंदर अपने को देखना हो कि EP जो है, ये EP जो है, इस EP का मान कितना आएगा, तो EP का मान अपने कितना आएगा, आप जानते हो V क्या होता है, RI होता है। तो वहाँ से अगर I का आपको मान ज्ञात करना हो तो आप क्या लिख देते हो, V/R लिख देते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर जो I है उस I का मान आपको ज्ञात करना हो तो आप लोग क्या लिख दोगे, I = एक तो बैटरी कितने वोल्टेज की है, EP वोल्टेज की है, V की जगह आपने क्या लिख दिया, EP लिख दिया, और R की जगह आपको कुल प्रतिरोध लिखना है जो कितना है, R' + R + R। ठीक है, तो अब आप लोग ये मान इसके अंदर रख दो। ये मान अगर आप लोग इसके अंदर रखते हो तो X = क्या बनता है, देखिए ये बनता है R/L। क्या बनता है, R/L × I की जगह क्या आएगा, EP/R + R' + R। ये हमारे पास में क्या है, X का मान है। ठीक है, यानी विभव प्रवणता का जो अब सूत्र आएगा वो आएगा EP/R + R' + R और किसके बराबर, R/L के बराबर। यहाँ से आप लोग इसे फिर से वही सूत्र प्राप्त कर सकते हो जो बिल्कुल शुरुआत में आया था। कैसे,
कि आंतरिक प्रतिरोध जो है वो स्मॉल r 0 मान लो और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध भी कितना होगा 0, तो ये दोनों टर्म नहीं आएगी, r से r कैंसिल और क्या आ जाएगा फिर से AP/L आ जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर आपका क्या है एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है जो आप लोगों को इसमें याद रखना है। ठीक है, जो आपने लिखा है x = r/L और AP/r प्लस r डैश प्लस स्मॉल r। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सूत्र है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कुछ एक न्यूमेरिकल आपको ऐसे दिए हुए मिलेंगे आपकी बुक में जिनके अंदर क्या दिया गया है, जिनके अंदर आपको r का मान, r डैश का मान और r का मान, इन सभी का मान दिया गया है और आपको विभव प्रवणता का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो उस कंडीशन में अगर आप लोग मान ज्ञात करते हो तो आपको जो ये नीचे की तरफ टर्म आ रही है इनमें ये सारे मान आपको रखने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने और कुछ तथ्य और देखते हैं इसमें। जैसे x इक्वल अपने क्या लिखा है, x इक्वल लिखा है r/, जैसे अपना v किसके बराबर है, ri के बराबर है और x किसके बराबर है, AP/L के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका मान रखा जाए तो ये बनता है RI/L। ये तो अपने वही सूत्र है जो थोड़ी देर पहले व्युत्पन्न किया था। अब r की बात कर लेते हैं। r के बारे में आप सभी जानते हो किसके बराबर होता है, ρL/A के बराबर होता है। ठीक है, जो कैपिटल R है वो किसके बराबर होता है, ρL/A। जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध किसके बराबर होता है, रो का मतलब प्रतिरोधकता और L का मतलब तार की लंबाई, A का मतलब तार का अनुप्रस्थ काट। तो अपना जो कैपिटल R है वो बराबर है ρL/A। ठीक है, और ये मान अगर आप लोग याद रख देते हो तो x देखिए क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपका ρL/A इंटू I/L। ठीक है, I और L से L कैंसिल और x आ जाएगा ρI/A। क्या आ जाएगा, ρI/A। ये किसका मान है, x का मान है, यानी x अपना किसके बराबर है, ρI/A के बराबर है। तो अब आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, आप लोग बता सकते हो कि जो विभव प्रवणता स्मॉल x है वो किस पर निर्भर करती है। तो इस सूत्र की सहायता से अपने ये बता सकते हैं कि विभव प्रवणता जो है उसकी निर्भरता किस पर है। तो आप लोग यहाँ से बताओगे कि विभव प्रवणता x जो है वो प्रतिरोधकता के समानुपाती है और धारा के समानुपाती है, और तीसरा जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। जो तीन टर्म है I के समानुपाती, रो के समानुपाती और 1/A के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। सीधा A के व्युत्क्रमानुपाती है और 1/A के क्या है, ये समानुपाती है। ठीक है, तो ये अपने क्या आ जाती है, विभव प्रवणता x की निर्भरता आ जाती है। इसके अलावा ये तो वो सारी बातें जो अपने यहाँ से देखिए, इसके अलावा भी विभव प्रवणता जो है वो उन सभी बातों पर निर्भर करती है जो प्राथमिक परिपथ में आपके पास में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे तार जो है उस तार की लंबाई कितनी है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ताप कितना है, उन सभी पर भी वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो ये आ जाती है विभव प्रवणता की निर्भरता। अब अपने कुछ एक सावधानियाँ पढ़ते हैं कि जो अपना विभव मापी का प्रयोग है इसके अंदर अपने सावधानियाँ क्या क्या रखते हैं। देखिए विभव मापी के साथ सावधानी। ठीक है, देखिए एक दो तो सावधानी आप लोग वो लिखो ही जो आप लोगों ने मीटर सेतु के लिए लिखे। जैसे जो जोकी है उसे क्या नहीं करना है, तार पर रगड़कर नहीं चलाना है। ठीक है, जो विभव मापी है उसकी जो जोकी है उसे क्या नहीं करना है, अपने को तार पर उसे रगड़कर नहीं चलाना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग तार पर उसे रगड़ करके चलाओगे तो उससे तार का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या नहीं करना है, विभव मापी जो है उसको उसकी जोकी को तार पर रगड़ करके नहीं चलाना है। इसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो धारा है उसे आप लोगों को अधिक समय तक प्रवाहित नहीं करनी है। धारा जो है वो आपको क्या नहीं करनी है, अधिक समय तक प्रवाहित नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लोग क्या करते हो, धारा अधिक समय तक प्रवाहित करते हो तो तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तार गर्म हो जाएगा। और आपको पता है विभव प्रवणता किस पर डिपेंड करती है, रो पर निर्भर करती है। और रो क्या है, प्रतिरोधकता है। और प्रतिरोधकता और प्रतिरोध किस पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या सावधानी है
एक आपको ध्यान रखना है कि जितने भी उच्च विभव के सिरे हैं, जितने भी उच्च विभव के सिरे हैं, उन सभी को एक साथ क्या करना है, आपको जोड़ना है। ठीक है, जैसे आपने डायग्राम बनाया विभव मापी का, ये विभव मापी का क्या है, प्राथमिक परिपथ है, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे सेल को जोड़ रहे हो। ठीक है, तो जितने भी आपके पास में सेल जुड़े हुए हैं, उन सेलों के सभी उच्च विभव के सिरे, जैसे ये जो ईपी सेल है, इसका उच्च विभव का सिरा कौन सा है, प्लस का ये, और ये जो सेल है इसके उच्च विभव का सिरा कौन सा है, प्लस का ये दोनों एक साथ कहाँ जुड़े हुए हैं, पॉइंट ए पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो विभव मापी की सावधानियों में आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने भी सेल आपको दे रखे हैं, उन सभी सेलों के उच्च विभव के सिरे जो है वो एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर कौन से पॉइंट के साथ कनेक्ट है, वो ए पॉइंट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा आपको पाठ्यांक जो नोट करना है, जो पाठ्यांक लेना है, वो पाठ्यांक आपको कौन सी ओर से नोट करना है, वो आपको बैटरी के उच्च विभव के सिरे से नोट करना है। ठीक है, जो उच्च विभव का सिरा है, जैसे यहाँ पर ए है, ठीक है, तो उस ए सिरे से आपको क्या करना है, पाठ्यांकों को नोट करना है। जैसे आपकी ये जोकी है, तो मैंने आपको बताया था कि इस पर भी जो स्केल लगा हुआ होगा, इसकी संरचना जब अपने पढ़ी थी तो उसके अंदर जो स्केल लगा हुआ था, जैसे यहाँ अपने स्केल बनाया था उसका इस तरीके से, तो उस स्केल पर भी पाठ्यांक इस तरीके से लिखे रहते हैं, 0, 10, 20 और आगे जाएगा वो 100 तक। फिर इस साइड भी क्या होगा, 0, 10, 20 और आगे जाएगा वो 100 तक। तो दोनों साइड उसके क्या लिखे रहते हैं, पाठ्यांक लिखे होते हैं। और इस तरीके से वो तार होता है 10 मीटर जो लंबा अपने तार होता है, ए और बी। ठीक है, तो ये अपनी डिसाइड करते हैं कि कौन सा सिरा उच्च विभव का सिरा है और कौन सा निम्न विभव का सिरा है। तो आपकी मर्जी रहती है, आप चाहो तो सभी प्लस यहाँ से जोड़ करके सर्किट बनाना शुरू कर दो, या आप लोग यहाँ से सभी को एक साथ जोड़ करके सर्किट बनाना शुरू कर दो। तो आपको क्या करना है, आपको रीडिंग लेते समय इस स्केल और इस स्केल, इन दोनों में से कौन सा स्केल आपको पढ़ना है, तो इन दोनों में से आपको वो स्केल पढ़ना है जो कौन से सिरे से शुरू होता है, उच्च विभव के सिरे से शुरू होता है। जैसे आप लोग यहाँ से यहाँ क्या कर रहे हो, ये ए सिरा है, जैसे इस डायग्राम को अगर देख करके आप लोग इसका सर्किट बनाते हो तो सभी प्लस कहाँ जुड़े हैं, ए पर जुड़े हैं, तो सभी प्लस कहाँ जुड़े होंगे, इस ए पर जुड़े होंगे। तो आपको जो रीडिंग नोट करनी है फिर वो कहाँ से करनी है, ये नीचे वाला जो स्केल है इसे देख करके आपको रीडिंग नोट करनी है। जैसे 10, 20, 30, 100 तक तो ये आएगा, फिर उसके बाद में ये तार फिर से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से घूम करके इस साइड जाओगे, तब आपको ये जो स्केल है इसकी बजाय ऊपर वाले स्केल को पढ़ना है। ठीक है, जैसे ये मान रहे हैं इस तरीके से तार अपना, तो स्केल एक तो ये 100 तक जा रहा है, एक इसके जैसा स्केल हो रहा है जो फिर से कहाँ आ रहा है, 100 तक आ रहा है। तो आपका मान लीजिए पाठ्यांक इस जगह है, तो इस जगह पाठ्यांक आए तो 100 तो ये सीधा तार कंप्लीट हो गया। फिर आप लोग इस साइड से पढ़ना शुरू करोगे, यहाँ तक आओगे, फिर आप ये वाला स्केल देखोगे कि यहाँ आपकी रीडिंग जो है वो कितनी लिखी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 90 और यहाँ 80 लिखा है, तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है, तो 100 तो ये होगी और 80 ये होगी, तो आपकी जो रीडिंग है वो कितनी बन जाती है, 180 बन जाती है। और अगर आपका पाठ्यांक इस तार पर आता है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो तार है वो कितना लंबा हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक तार फिर से कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया, 200 तो ये हो गया। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है, तो आप लोग ये दूरी देखोगे कि ये कितनी है, तो ये 20 है, तो तार कितना हो गया अपना, 220 मीटर लंबा हो गया, सेंटीमीटर जो है अपना लंबा हो गया। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, ये जो तार है इस तार को मापना है, तार की लंबाई देखनी है कितनी है, और कहाँ से मापना शुरू करना है, पाठ्यांक आपको उच्च विभव के सिरे से शुरू करना है। जहाँ आपने जितनी बैटरी हैं उन बैटरियों के प्लस आप लोगों ने जहाँ जोड़े है उस प्लस से आपको क्या करना है, पाठ्यांक को नोट करना है। और देखो इसमें सावधानियाँ, इसके अंदर एक सावधानी ये भी आपको ध्यान रखनी है कि जो द्वितीयक परिपथ में आप लोगों ने सेल लगा रखा है, द्वितीयक परिपथ में आप लोगों ने जो सेल लगा रखा है उस सेल के विद्युत वाहक बल का मान हमेशा प्राथमिक परिपथ के सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि जो प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगा हुआ है, जो बैटरी आप लोगों ने जोड़ रखी है, इस बैटरी की वोल्टेज होनी चाहिए ज़्यादा, किसकी तुलना में, इस नीचे वाले सेल की तुलना में। अगर आपकी ये बैटरी रहेगी छोटी
अगर बैटरी छोटी रहेगी तो इस बैटरी की वोल्टेज इस तार पर आएगी, फिर आपको कंपैरिजन करना होगा इसके साथ में। और अगर ये बैटरी छोटी है तो आपको संतुलन लंबाई जो है वो कभी भी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो प्राथमिक परिपथ है उसके अंदर जो सेल जुड़ा हुआ है या जो बैटरी जुड़ी हुई है उसकी वोल्टेज हमेशा क्या रखनी है, द्वितीयक परिपथ की वोल्टेज से ज़्यादा रखनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको संतुलन लंबाई जो है वो कभी भी प्राप्त नहीं होगी। तो ये अपना टॉपिक था विभव मापी और विभव मापी में सावधानियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक है अपना विभव मापी का मानकीकरण। देखिए, विभव मापी का मानकीकरण, विभव मापी का मानकीकरण। ठीक है, विभव मापी के मानकीकरण का मतलब है, मानकीकरण का मतलब है विभव मापी की विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है विभव मापी का मानकीकरण। तो आपको पूछा जा सकता है कि विभव मापी का मानकीकरण किसे कहते हैं। तो विभव मापी के मानकीकरण का मतलब है विभव मापी की विभव प्रवणता का मान यथार्थपूर्वक ज्ञात करना। यथार्थपूर्वक का मतलब क्या है? यथार्थपूर्वक ज्ञात करने का मतलब है बिल्कुल सही मान ज्ञात करना। क्यों ज्ञात करना? क्योंकि अपने जो भी रीडिंग नोट कर रहे हैं, जैसे अपने विभव मापी के सिद्धांत में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो दूसरा सेल आपका ई था वो आप लिख रहे थे VAC बराबर XL। कितनी वोल्टेज का वो सेल था आपने कैसे बताया था? संतुलन लंबाई को आपने मल्टीप्लाई कर दिया था किससे? स्मॉल x से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया था? स्मॉल x से मल्टीप्लाई कर दिया था। और स्मॉल x अपना क्या था? स्मॉल x विभव प्रवणता थी। तो अपने जो लंबाई ज्ञात कर रहे थे, लंबाई ज्ञात करने के बाद में विभव प्रवणता से अपने उसे क्या करना होता है? गुणा करना होता है। और अगर उस विभव प्रवणता का मान ही आपका क्या हो, अगर गलत हो, यानी अगर विभव प्रवणता का ही मान आपका बिल्कुल सही प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या आपको इस VAC का मान सही प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। और अगर VAC का मान सही प्राप्त नहीं है, इसका मतलब आप लोग दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल भी बिल्कुल सही ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो x है वो आप लोग बिल्कुल सही ज्ञात करो। तो विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विभव मापी का मानकीकरण। और विभव मापी का जब भी मानकीकरण किया जाता है तो विभव मापी के मानकीकरण के लिए अपने क्या काम में लेते हैं? मानक सेल काम में लेते हैं। ठीक है, विभव मापी के मानकीकरण के लिए कौन सा सेल काम में लिया जाता है? मानक सेल काम में लिया जाता है। मानक सेल वो होता है जिसके विद्युत वाहक बल का मान जो है वो सामान्य परिस्थितियों में अपने बदलता नहीं है। और इसके लिए जो सेल काम में लिए जाते हैं, ध्यान रखना, मानक सेल के लिए कौन काम में आता है? एक तो आता है कैडमियम सेल और दूसरा जो आता है वो आता है डैनियल सेल। एक तो कैडमियम सेल और एक डैनियल सेल, दोनों ही कौन से सेल कहलाते हैं? मानक सेल कहलाते हैं। आप लोगों ने 5वां चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर मैंने आपको मानक प्रतिरोध के बारे में बताया था। तो मानक प्रतिरोध तार कौन सा होता है? तो मानक प्रतिरोध तार जो अपने पास में होता है वो होता है नाइक्रोम का। जो नाइक्रोम है उसका जो तार है वो कौन सा प्रतिरोध होता है? अपना मानक प्रतिरोध होता है। और यहाँ जो ये सेल है कौन सा है? मानक सेल है। और मानक सेल के रूप में अपने किसी काम में लेते हैं? कैडमियम सेल और डैनियल सेल को काम में लेते हैं। ठीक है, ये जो दोनों सेल है इनके विद्युत वाहक बल का मान 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन दोनों का जो विद्युत वाहक बल होता है, तो इनमें कैडमियम सेल का होता है 1.018 वोल्टेज और इसका होता है डैनियल सेल का 1.08 वोल्टेज। ठीक है, जो आपका कैडमियम सेल है इस कैडमियम सेल का होता है 1.018 और जो डैनियल सेल है उसका होता है 1.08 वोल्टेज। ठीक है, आप लोगों को एक तो ये याद रखना है
कि मानक प्रतिरोध तार कौन सा होता है। मानक प्रतिरोध तार होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम का ही क्यों होता है, क्योंकि जो सामान्य प्रतिरोध होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। और अगर ताप पर निर्भर करेंगे तो जैसे जैसे उनका ताप बढ़ेगा तो उनके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जो है उनके मान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, यहाँ आप लोग जो पढ़ रहे हो वो कौन सा सेल है, मानक सेल है। मानक सेल कौन सा होगा, जिसके विद्युत वाहक बल का मान जो है वो समान रहे। और यहाँ जो अपने सेल काम में ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, एक तो कैडमियम सेल ले रहे हैं और एक अपने ले रहे हैं डैनियल सेल। आपकी जो लैब है जिसके अंदर अपने प्रैक्टिकल करते हैं, अपने जो स्कूल की लैब है उसमें हमारे पास में जो सेल है वो कौन सा है, डैनियल सेल है। ठीक है, तो मानक सेल के लिए अपने पास में कौन सा सेल है, डैनियल सेल है। इसके विद्युत वाहक बल का मान 1.08 वोल्टेज होता है और इसके विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, 1.018 वोल्टेज होता है। ठीक है, तो ये तो आप लोग लगभग अगर लिखो तो लगभग आप लोग देख सकते हो ये लगभग 1 वोल्टेज के बराबर है, लगभग 1 वोल्टेज है। कितना है, लगभग 1 वोल्टेज है। और इसे देखो तो आप देखो 0 के बाद में 8 आ रहा है, तो लगभग आप लोग इसे कितना लिख सकते हो, 1.1 वोल्टेज लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो लगभग कितना है, 1.1 वोल्टेज है और ये लगभग 1.01 वोल्टेज है। ठीक है, तो ये तो लगभग 1 ही बन गया और ये 1.1 बन गया। तो ये कौन से सेल हैं, मानक सेल है। अब देखिए आगे, इसके लिए परिपथ किस प्रकार का काम में लेते हैं। तो सबसे पहले अपने बनाते हैं विभवमापी का प्राथमिक परिपथ। ये हमारे पास में क्या है, विभवमापी का प्राथमिक परिपथ है। प्राथमिक परिपथ तो आप लोग याद कर ही चुके हो। ये EP है, ये K है और ये RH है। ये धारा नियंत्रक है, ये कुंजी है और ये यहाँ पर कौन सा सेल लगा हुआ है, कोई एक सेल लगा हुआ है। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, द्वितीयक परिपथ बना दिया। और द्वितीयक परिपथ में आपको क्या करना है, मानक सेल जोड़ना है। ध्यान रखना है इस बात को आप लोग कि मानक सेल जो है वो कौन से परिपथ में जोड़ा जाता है, तो मानक सेल जो है वो द्वितीयक परिपथ में जोड़ा जाता है। और आगे इसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं और ये कहाँ चला जाता है, ये तार चला जाता है जोकी में। और जोकी में जहाँ संतुलन बिंदु आपको प्राप्त होता है वो आपका कौन सा बिंदु होता है, वो बिंदु C होता है। ठीक है, और फिर से आपको वही सारी काम करने होंगे। सबसे पहले तो विभव प्रवणता x की अपने बात करेंगे और संतुलन लंबाई की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसके अंदर क्या करोगे, ES का मान ज्ञात करोगे। ES का मान कितना आएगा, XL 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ से x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, ES/L 0 आएगा। ठीक है, देखिए फिर से मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। अपने क्या कर रहे हैं, विभवमापी का मानकीकरण कर रहे हैं। जब भी अपने इस प्रकार का टॉपिक शुरू करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं कि अपनी विभव प्रवणता कितनी है। तो विभव प्रवणता के लिए तो अपने यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, EP/L लिखते हैं। ठीक है, उससे अपने क्या प्राप्त हो जाती है, विभव प्रवणता जो है वो प्राप्त हो जाती है। पर अब देखिए यहाँ इस जगह अगर अपने देखें तो अगर आपको क्या करना हो, विभव प्रवणता का बिल्कुल सही मान ज्ञात करना हो, आप लोग ये मान करके चलो कि ये मान अपना सही नहीं है, आपको क्या करना है, विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करना है, वास्तविक मान ज्ञात करना है। तो उसमें आपको क्या करना है, मानक सेल काम में लेना है। मानक सेल काम में लिया तो इसके बाद में अपने क्या करते हैं, इसके बाद में जैसे अपने पीछे कर रहे थे तो अपने लिखा था VAC बराबर या E बराबर XL। तो यहाँ क्या आएगा, ES बराबर XL 0 आएगा। L0 आपकी संतुलन लंबाई है, ये जो लंबाई है ये कितनी है, L0 है। ठीक है, L0 और x अपनी विभव प्रवणता है, ES जो है वो मानक सेल के विद्युत वाहक बल का मान है। तो x किसके बराबर है, ES/L0 के बराबर। अब देखिए अगर अपने इसे देखें कि x किसके बराबर है, ES/L0 के बराबर है। तो L0 तो आपकी संतुलन लंबाई है। संतुलन लंबाई में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि संतुलन लंबाई तो उसमें प्राप्त होती है जब गैल्वेनोमीटर की सुई रहती है 0 पर, और वो 0 पर तभी आएगी जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो L0 का तो मान गलत आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर L0 का मान गलत आता है तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई रीडिंग दिखा रहा होगा, आपको उसे वहाँ से सिलेक्ट करना है जहाँ पर उसमें कोई रीडिंग नहीं दिखाई दे। और ES का जो मान है वो भी आपका गलत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ES का मतलब क्या है, ES का मतलब है मानक सेल का विद्युत वाहक बल। तो मानक सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। तो न तो मानक सेल का विद्युत वाहक बल बदलने वाला है और ना ही अपनी L0 बदलने वाली है। तो मानक सेल के विद्युत वाहक बल में L0 का जैसे ही आप लोग भाग देते हो आपको क्या प्राप्त हो जाती है, विभव प्रवणता x
प्राप्त हो जाती है। ठीक है, विभव की सावधानी जब आप लोग लिखते हो तो उसके अंदर मानकीकरण से जुड़ी हुई आप लोग सावधानी लिख सकते हो कि मानकीकरण के दौरान अपने विभव का जो प्राथमिक परिपथ है, विभव का ये जो प्राथमिक परिपथ है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब विभव की सावधानी लिखते हैं तो आप लोग उसमें ये बात भी ऐड कर सकते हो कि मानकीकरण के दौरान विभव का जो प्राथमिक परिपथ है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मानकीकरण करके आप लोगों ने क्या किया है, विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात किया है। अब अगर आप लोग इस परिपथ के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर देते हो, जैसे या तो कुंजी बदल देते हो, या बैटरी बदल देते हो, या धारा नियंत्रक बदल देते हो, तो उससे क्या होगा, उससे विभव प्रवणता का मान फिर से बदल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग प्रतिरोध वगैरह या बैटरी को बदल दोगे तो विभव प्रवणता का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और अगर विभव प्रवणता का मान बदल जाए तो फिर मानकीकरण का कोई मतलब बचता नहीं है। तो विभव आपकी सावधानी में एक बात आप ये भी ऐड कर सकते हो कि मानकीकरण के दौरान प्राथमिक परिपथ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अपना नया टॉपिक है विभव मापी की सुग्राहिता। विभव मापी की सुग्राहिता। इसके बाद में अपने सिर्फ विभव मापी के अनुप्रयोग बचेंगे। उसके बाद अपना जो छठा चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा और सातवां चैप्टर अपने शुरू करेंगे। तो विभव मापी की सुग्राहिता। विभव मापी की सुग्राहिता का मतलब देखिए क्या है। विभव मापी की सुग्राहिता का मतलब है कि विभव मापी के द्वारा अल्प विद्युत वाहक बल का मान भी यथार्थपूर्वक ज्ञात करना। यथार्थपूर्वक ज्ञात करना। एक तो था मानकीकरण। मानकीकरण के अंदर तो आपने क्या करना है, मानकीकरण का मतलब था कि जो विभव प्रवणता है उसका यथार्थ मान ज्ञात करना या वास्तविक मान ज्ञात करना। एक है विभव मापी की सुग्राहिता। विभव मापी की सुग्राहिता का मतलब है अल्प विद्युत वाहक बल का मान भी यथार्थपूर्वक ज्ञात करना। देखिए सुग्राहिता, सुग्राहिता का मतलब आप ये समझ सकते हो कि कोई उपकरण कितना बढ़िया आपका पाठ्यांक दे सकता है या कितने कम या कितने ज़्यादा जो मान है वो बिल्कुल सही बता सकता है। तो यहाँ आप लोगों ने क्या लिखा है, अल्प विद्युत वाहक बल का मान भी यथार्थपूर्वक ज्ञात करना। तो आपकी विभव मापी कब सही मानी जाएगी, तब बिल्कुल सही मानी जाएगी कि आप लोग क्या कर रहे हो, बिल्कुल छोटा सा सेल ले रहे हो और उसके विद्युत वाहक बल को किससे ज्ञात कर रहे हो, विभव मापी से ज्ञात कर रहे हो। और अगर वो बिल्कुल सही पाठ्यांक बताता है तो अपने विभव मापी की सुग्राहिता क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और सुग्राहिता के लिए अपने ये मानते हैं कि जितनी कम विभव प्रवणता होती है सुग्राहिता क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, विभव प्रवणता जितनी कम सुग्राहिता उतनी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और विभव प्रवणता का सूत्र अपने लिखते हैं EP/N। क्या सूत्र लिखते हैं, X = EP/L। और विभव प्रवणता कम करने का तरीका क्या रहेगा, विभव प्रवणता कम करने का तरीका देखो, EP को तो आप लोग बदलोगे नहीं, EP को तो अपने कम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि विभव मापी की जब सावधानियां पढ़ी थी तो उसके अंदर अपने ये पढ़ा था कि विभव मापी का जो प्राथमिक परिपथ है उसके अंदर जो सेल लगा हुआ है, विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगा हुआ है उसके विद्युत वाहक बल का मान द्वितीयक परिपथ के सेल से हमेशा क्या रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए। तो EP को तो अगर आप लोग बदल देते हो तो वो तो सुग्राहिता क्या करेगा, आपका कम करेगा। दूसरा तरीका आपके पास में विभव प्रवणता कम करने का क्या बच गया, L बच गया। ठीक है, अगर आप लोग L के मान को क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो, L के मान को क्या कर देते हो, अगर बढ़ा देते हो तो X का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर तार की लंबाई बढ़ा दोगे तो विभव प्रवणता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और विभव प्रवणता अगर कम होगी तो सुग्राहिता क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी। देखो लंबाई बढ़ाने से सुग्राहिता कैसे बढ़ी, लंबाई बढ़ाने से सुग्राहिता इसलिए बढ़ी कि आप लोग अगर लंबाई L बढ़ाते हो तो लंबाई बढ़ाने का मतलब हो गया तार जो है उसकी लंबाई को बढ़ाना। और तार आपका जितना ज़्यादा बड़ा होगा आपके पाठ्यांक जो है वो उतने ही ज़्यादा क्या आएंगे, बिल्कुल यथार्थ आएंगे। ठीक है, जितना लंबा तार होगा आप लोग उसकी जो रीडिंग लोगे वो उतनी बढ़िया आपको रीडिंग जो है वो प्राप्त होगी। इसलिए विभव मापी के अंदर अपने जो तार काम में लेते हैं उस तार की लंबाई कितनी लेते हैं, लगभग 10 मीटर लेते हैं। ठीक है,
आप लोगों से अगर कोई पूछे कि विभवमापी का जो तार है उस तार की लंबाई कितनी है, तो आप लोग बताओगे कि विभवमापी का जो तार है उसकी लंबाई होती है 10 मीटर। उसकी लंबाई 10 मीटर क्यों होती है? 10 मीटर इसलिए होती है क्योंकि जितनी ज़्यादा तार की लंबाई होगी विभवमापी की सुग्राह्यता उतनी ज़्यादा होगी। विभवमापी की सुग्राह्यता क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि जितनी कम विभव प्रवणता होती है विभवमापी की सुग्राह्यता उतनी ज़्यादा होती है। और विभवमापी की विभव प्रवणता किससे कम कर सकते हो? तार की लंबाई को बढ़ा करके कम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग ग्राफ खींचो किसके बीच में? ईपी और एल के बीच में, ईपी और एल के बीच में, तो ये जो ग्राफ आएगा इसकी जो ढाल आएगी वो ढाल किसको बताएगी? वो बताएगी विभव प्रवणता को। EP/L किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। ठीक है।